क्या हम स्वतंत्र हैं? कहने को तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के ग्रामीण परिवेश को देखें, हम हिंदुस्तान को समझें, हम इस शहरी वातावरण में बैठ करके अगर बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो वो हिंदुस्तान की पूरी परिकल्पना नहीं होगी। हिंदुस्तान गाँव में बसता है, जहाँ आज भी भूखमरी है, शिक्षा का अभाव है। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था वो शायद अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत काम करना बाकी है। हम सबको मिलकर के वो काम करना होगा। आज मैं अपना पूरा जो भी उद्घोषण करूंगा, मैं एक आम आदमी को समर्पित करते हुए करूंगा। तो एक गाना था कि चल पड़े जिधर दो डग और चल पड़े कोटि पग उसी ओर। वो कोटि पग कौन थे? वो करोड़ों लोग कौन थे स्वतंत्रता संग्राम में? जब भी हम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद करते हैं तो 150, 200, 500 की फेरिस्त मेरे सामने आती है। लेकिन अगर हम 1857 का आंदोलन देखें, जब दिल्ली से लेकर के लखनऊ की सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा था, वो कौन थे वो दो लोग? क्या उनके बिना हमारे जो भी स्वाधीनता सैनिक हैं, हमारे लीडर थे, क्या वो पूर्ण हो सकते थे? आजादी का दांडी मार्च की यात्रा देखो, केवल चंद 50-100 लोगों के साथ बापू निकले थे और पीछे करोड़ों का हजूम होते हुए उस ब्रिटानी साम्राज्य को गुजरात में आकर के यहाँ चुनौती दी थी महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। और अंग्रेज जिनका ब्रिटानी सरकार में जिनका सूरज नहीं डूबता था, उनको चुनौती देते हुए कानून तोड़ा था। उसके पीछे गांधी का नेतृत्व था, लेकिन वो कोटि पग थे, वो कोटि लोग, करोड़ों लोग थे जिन्होंने उस समय कुंवर सिंह ये सब नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ से नेतृत्व हो रहा था, सब जगह से, सेंट्रल भारत से नेतृत्व हो रहा था, और उसका चीफ नेतृत्व मेरा दिल्ली का सम्राट 80 वर्ष का जर्जा बहादुर शाह जफर कर रहा था। ये एकता का माहौल हमारे मुल्क में। अंग्रेजी सरकार इस एकता को देख करके हिल गई, और उसके बाद अंग्रेजों ने जो किया ये हम सब लोगों को मालूम है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करी कि अब हम इनको दो मजहबों को हमें तोड़ना होगा, उसके बाद ही हिंदुस्तान पर राज करना संभव होगा। तो खूबसूरत से हमारे घर को आग लगाने की परंपरा 1857 से हुई। संघर्ष की लंबी कड़ी चलती रही। चंपारण का आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, अमृतसर का जलियांवाला का आंदोलन हो, एक एक व्यक्ति ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना सहयोग दिया था। 1947 में हमें आजादी प्राप्त हुई। अगर हम 1947 की हमारी संविधान सभा या जो मेरा पहला मंत्रिमंडल देखेंगे, जरा उठा करके उनकी शिक्षा देख लेना, किस उच्च स्तरीय शिक्षा। कोई लंदन का बैरिस्टर था, कोई कहीं का पढ़ा लिखा था। जस्ट केवल तुलना कर लेना हमारे आज के संसद में बैठे हुए 500 लोगों का और उस समय की जो हमारी संविधान सभा। शिक्षा का कितना हिरास किया हम लोगों ने। क्या इसलिए हमारी स्वतंत्रता थी? सबको आत्मचिंतन करना है। ये मेरा देश है, यहाँ शिकायतों से काम नहीं चलेगा, मिल करके हमको काम करना है। मुल्क बनेगा शिक्षा से, ध्यान रखिएगा ये बात। जब हमारा आधारभूत ढांचा अगर शिक्षा का बढ़िया नहीं होगा तो ये मुल्क की तरक्की की परिकल्पना करना असंभव होगा। देश को एक सूत्र पे बांधने की बात फिर मैं 1857 से आऊंगा। हम कितने टुकड़ों में बटे हुए हैं, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं प्रांत के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे। क्या इस बंटवारे के साथ मैं हिंदुस्तान की तरक्की की परिकल्पना कर सकता हूँ? अगर हम शांत मन से बैठेंगे तो सबके मन में आएगा कि नहीं, ये भारत माता केवल नारों में नहीं है, भारत माता केवल चित्रों में नहीं, भारत माता यहाँ हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति के दिल में है, ये जंगल में है, ये जमीन में है, यहाँ के पशु पक्षियों में है, यहाँ के जानवरों में है, यहाँ की संपदा में है। वो मिल करके भारत माता बनती है। अगर उसका कोई भी एक अंग खंडित रहा तो ये भारत माता की परिकल्पना जो हमारे लोगों ने की थी वो संभव नहीं। पता नहीं उचित होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं बात बोलूंगा कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की तख्ती हम लगा बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की तख्ती हम लगा बैठे था। एक घर हमको बनाने ना जाने क्या बना बैठे, और हुए जुनून में पागल इतना हम की जरा सी रोशनी की खातिर अपना घर जला बैठे। इतिहास पढ़ करके लड़ने के लिए नहीं, इतिहास पढ़ करके सीखने का ये होता है, और सीखने के बाद उसमें तो तरक्की की ज्वाला हमको जलानी होती है, उसके लिए होता है। आज हम इतिहास पढ़ते हैं, उसमें से नफरत के कुछ बिंदु निकालते हैं और उसी को हवा देते हैं कि मेरे हिंदुस्तान के लिए कहीं से मुफीद नहीं है। मिल करके एक रहें। क्या जाति क्या धर्म, हाथ काटेंगे तो लाल खून निकलेगा। दर्द होगा तो हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, अगड़ी जाति को, पिछड़ी जाति को, सबको एक साथ दर्द होगा। उस दर्द को महसूस कीजिएगा और फिर हिंदुस्तान को तरक्की की बात करिएगा। नारे देने से कि हम 1947 विश्व गुरु बनेंगे, जब तक आधारभूत ढांचा, मेरी सोच, मेरे एकता का परिवर्तन नहीं होगा, निश्चित तौर पर मान लीजिए नारा 47 से 57 और उसके आगे भी चला जाएगा।
आज इस झंडे के नीचे हम शपथ ले सकते हैं कि हमारा रोज का काम हिंदुस्तान को हमको रात को सोच के लेना है कि आज मैंने 1% क्या दिया कि जो मेरा इस मुल्क मेरी इस धरा के लिए कोई योगदान। जब भी व्यक्तिगत तौर पे देने की बात आएगी तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, जब सामूहिक बात आएगी तो हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। मैं बड़ी बड़ी स्पीच दे रहा हूँ, लेकिन मेरी असली परीक्षा कब होगी? जब हिंदुस्तान को योगदान देने का वक्त आएगा। हिंदुस्तान की तरक्की में इस समय अंग्रेजों से तलवार उठाकर लड़ने का नहीं है, इस समय है आज हम जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ करें। मिल करके रहिएगा कि कोटि कोटि लोगों को, करोड़ों लोगों को जो बलिदान के बाद हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ है उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए जो भी संभव हो सके वो करिएगा। मौका मिले यहाँ मैं बड़ी बात करूंगा और कोने में जाकर के मैं अगर विवाद की बात करूंगा, जातिवाद की बात करूंगा, संप्रदायवाद की बात करूंगा, प्रांतवाद की बात करूंगा, भाषा की बात करूंगा, तो यहाँ भाषण देना बेईमानी होगा, बड़ी बड़ी बातें करना बेईमानी होगा और हम सब के लिए भारत माता का जो हम नारा लगा रहे हैं वो बेईमानी होगा। एक साथ मिल करके चलना होगा। इस महाराष्ट्र की भूमि में मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं शिवाजी को नमन करता हूँ जिन्होंने स्वराज की पहली परिकल्पना की। शिवाजी के स्वराज से अगर हिंदवी स्वराज से उठाएंगे तो उन्होंने पहली बार ये कहा था कि मैं सेवक हूँ और ये जनता मेरी मालिक है। वहां से संविधान में ये निकल के आया। बाबा साहब आम्बेडकर को मैं इस महाराष्ट्र की भूमि से नमन करूंगा जिन्होंने इतना सुंदर और खूबसूरत हमारे लिए संविधान बना के दिया कि आज इतनी विविधताओं के बाद भी 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, उस इतने विविधताओं के देश को अगर एक सूत्र में रखा है तो मेरी किताब है संविधान, हम उसको भी नमन करते हैं। पुनः मैं भारत माता को नमन करता हूँ, तो मेरे प्यारे रंग बिरंगे हिंदुस्तान को नमन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल करके इस हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। भारत माता की